प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की कड़ी में मैं बताने जा रहा हूं सबसे अति महत्वपूर्ण कड़ी, पानीपत का तृतीय युद्ध और पेशवा बालाजी बाजीराव और नाना साहेब। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे इसी स्टोरी को। बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। तो फ्रेंड्स ध्यान दें, पानीपत का बालाजी बाजीराव, तो आपको मालूम है औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति के कारण शिवाजी का जन्म हुआ मराठवाड़ा के क्षेत्र में। और औरंगजेब भारत को दारुल इस्लाम देश बनाना चाहता था। कई हिंदू मंदिर को तोड़ा, जाजिया कर लगाया। हिंदू विरोधी नीति के कारण ही शिवाजी की जन्म हुई और शिवाजी हिंदू बादशाही को फिर से भारत में स्थापित करना चाहे, छत्रपति के रूप में गौरक्षा के प्रतिपादक थे। तो निश्चित तौर पर वह औरंगजेब को बहुत ही टक्कर दिए और बहुत मराठवाड़ा क्षेत्र में हिंदू एकता को स्थापित करने में वो सफल भी हो गए। तो निश्चित तौर पर छत्रपति शिवाजी और जब तक थे तब तक औरंगजेब उससे कई बार प्रयास किया शिवाजी को मात देने के बाद, और हर बार शिवाजी सफल हुए। तो निश्चित के तौर पर शिवाजी के जो वंशज हैं, संभाजी, राजा राम, ताराबाई, इसके बाद साहू है अंतिम छत्रपति। तो आप फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, साहू पहला पेशवा बनाए थे विश्वनाथ भट्ट को, जो कोंकण के चेतपावन ब्राह्मण थे, और उन्होंने मराठा संघ में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। और विश्वनाथ भट्ट की जानकारी, अच्छी खासी जानकारी राजस्व को थी, तो उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में चौथ और सरदेश मुख को पुनः प्राप्त किया और जो शिवाजी के वंशज में खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको फिर से स्थापित करने का काम विश्वनाथ भट्ट ने किया। तो अपने 7 साल के कारण 713 से 1720 उनकी अवधि है विश्वनाथ भट्ट का। 7 वर्ष के अंदर वो बहुत हद तक मराठा संघ में एकता लाए, राजस्व को बढ़ाया, चौथ और सरदेश मुख को वसूल किया और छत्रपति साहू की हाथ को मजबूत किया। और छत्रपति साहू के जो प्रतिद्वंदी थे उसको साहू के पक्ष में लाने का काम किया। तो इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, दूसरा जो इसके ज्येष्ठ पुत्र हैं बाजीराव प्रथम, ये 20 साल तक शासन किए और 20 साल तक ये मराठा का साम्राज्य को फैलाने का काम किया। तो बाजीराव प्रथम ने क्या किया कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के बहुत सारे क्षेत्र पर चौथ को वसूल किया, कर्नाटक के कुछ भागों को अपने में मिलाया, मलबा बुंदेलखंड तक को जीत लिया और अपने साम्राज्य को बहुत हद तक मिलाने में वो सफल हुए। गुरिल्ला युद्ध में मास्टरपीस थे और 40 युद्ध किए और 40 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। 40 युद्ध किए और 40 जीते। विश्व में कोई ऐसा ही योद्धा होगा, नाम मात्र में आ सकता है, जो हर युद्ध को जीता हो, 40 में 40 युद्ध जीता हो। वो साम्राज्यवादी उस महान योद्धा बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, बालाजी बाजीराव। क्या नाम था? बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब कह सकते हैं, आप कहते हैं नाना साहब के नाम से। तो बालाजी बाजीराव भी अपने साम्राज्य को फैलाना चाहे और वो जो इनके पिता थे बाजीराव प्रथम, उससे भी ज्यादा अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे और कटक से अटक तक पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में हिंदू पातशाही को स्थापित करना चाहते थे बालाजी बाजीराव। और ये स्वप्न देखे थे कि मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन उस समय दिल्ली में जो कमजोर मुगल बादशाह है वो मात्र के बादशाह हैं और आप देख रहे हैं कि जो स्थिति है बन रही है 1740 से 1761 इनकी अवधि है। तो बालाजी बाजीराव के सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी रघु जी थे। रघु जी जो भोसले थे ये इसके वंशज थे और वो उत्तराधिकारी ये बनना चाहते थे, लेकिन साहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा बनाया और रघु जी हमेशा इसका विरोध करते थे, सेना नायक के पद पर थे।
और यही कारण है कि दोनों में काफी शत्रुता थी। और बाद में रघुजी भोसले ने जो बंगाल के अलीवर्दी खां है उससे 12 वर्ष तक चौथ वसूल किया था। और जब बालाजी बाजीराव पेशवा को पता लगा कि रघुजी ऐसा कर रहे हैं तो दोनों में घमासान युद्ध हुई। रघुजी को यह हराए और बाद में साहू के हस्तक्षेप के कारण दोनों में मित्रता हुई, बालाजी बाजीराव और रघुजी भोसले में। अब बात आइए, यहां पर ध्यान दीजिए कि जिस समय ये बालाजी बाजीराव है तो बालाजी बाजीराव के समय 1750 में सगोला की संधि होती है। और सगोला की संधि जो होती है वो राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच संगोला की इतिहास की प्रसिद्ध संधि होती है। अब छत्रपति नाम मात्र की ही रह गए, अंतिम ही कह सकते हैं छत्रपति, अंतिम छत्रपति राजा राम द्वितीय ही हैं, लेकिन वो अब बिल्कुल गौन हो गए। अब छत्रपति की पूरी पावर पेशवा में आ गई, यानी जो है शासन की सर्वोच्च पद जो है, छत्रपति का भी सर्वोच्च पद है, वो बालाजी बाजीराव के पास आ गई सगोला की संधि के द्वारा। किसके किसके बीच हुई सगोला की संधि? राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच 1750 में सगोला की संधि हुई, जिससे छत्रपति की टोटल पावर पेशवा में निहित हो गई और वो पावरफुल हो गए बालाजी बाजीराव। जब ये पावरफुल हो गए तो अपने साम्राज्य को ये फैलाने का काम और विस्तार किया जो इनके पिता कर रहे थे। इसके बाद इसी बीच हो रही मराठा जो है अपने साम्राज्य को फैला रहे हैं और मुगल वंश जो है नाम मात्र के हैं, काफी केंद्र में कमजोर सरकार है। अब पूरब में आप देख रहे हैं कि पूरब की स्थिति में बंगाल में पूरब में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जीतकर अंग्रेज बंगाल का स्वामी हो जाता है और मीर जाफर नाम मात्र के नवाब रहते हैं और वास्तविक शक्ति अंग्रेज के पास बंगाल में हो जाती है। और इधर ही आप देख रहे हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है और दिल्ली में कत्लेआम होता है, लाखों लोग कत्ल किए जाते हैं और दिल्ली का अपार खजाना लूट के नादिर शाह जो है अफगानिस्तान ले जाता है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली में कमजोर शासक है। मोहम्मद शाह नाम मात्र के थे उस समय, नादिर शाह के समय। मोहम्मद शाह के बाद बैठते हैं अहमद शाह। और फिर क्या होता है कि इसी नादिर शाह का जो सेनापति है अहमद शाह अब्दाली जो है वो दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली को फिर लूटने का प्रयास करता है, मथुरा को लूटता है, आगरा को लूटता है और बहुत लोगों का कत्लेआम करता है अहमद शाह अब्दाली। तो एक बगल पश्चिम ओर से अफगानिस्तान से दुरानी अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा है, मथुरा आगरा को लूटे जा रहे हैं, बंगाल में अंग्रेज की स्थिति मजबूत हो रही है और तीसरा ओर से जो है मराठवाड़ा के क्षेत्र में बालाजी बाजीराव समूचे भारत से चौथ लेना चाहते हैं और समूचे भारत में अपना हिंदुत्व को फैलाना चाहते हैं और पूरी एकता को स्थापित करना चाहते हैं। तो यहां पर स्थिति ये बन रही है, आप समझ गए होंगे। तो निश्चित तौर पर यह जो बालाजी बाजीराव है अब क्या कर रहे हैं कि अभी तक बुंदेलखंड मलवा तक को जीता गया था बाजीराव प्रथम के द्वारा, अब उड़ीसा के कटक को वो जीतते हैं और कटक से भी वो चौथ लेते हैं बालाजी बाजीराव और जीते जीते ये पंजाब की सीमा तक अपना जो है सीमा फैला देते हैं बालाजी बाजीराव। इसके बाद जो है स्थिति ये होती है कि दिल्ली के शासन में भी इसकी भागीदारी हो जाती है बालाजी बाजीराव। जिस समय अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करते हैं उस समय मुगल बादशाह अहमद शाह थे और अहमद शाह जो है वो पंगु बन जाते हैं और बाद में जब वो लूट के चल जाते हैं तो अहमद शाह ने मराठा से सहयोग मांगा कि अब्दाली से मुझे बचाइए और अहमद शाह ने मराठा बोला कि हमको 50 लाख रुपया दो और अजमेर का भी क्षेत्र जो है मराठा को दिया गया है अहमद शाह अब्दाली के बचाव के लिए मुगल शासक को। तो निश्चित तौर पर यह देखा जा रहा है कि मुगल शासक एक जंजीर में बंधे हुए हैं, नाम मात्र के केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में मुगल बादशाह हैं। इसी के बीच क्या होता है कि जो है 3 फरवरी 1760 को, ध्यान दीजिए फ्रेंड, 3 फरवरी 1760 का जो है उदयगिरी की समझौता होती है। उदयगिरी का समझौता किसके किसके बीच होता है? निजाम और
बालाजी बाजीराव के बीच होती। होता क्या है कि निजाम अशफ जहां निजाम मुल्क जो है हैदराबाद में मर जाते हैं, उसके पुत्र बैठते हैं नासिर जंग, उसका भी बद सलावत जंग कर देते हैं। इसका तीसरा पुत्र बैठता है सलाबत जंग। नासिर जंग के बाद मुजफ्फर जंग बैठते हैं और मुजफ्फर जंग जो है नासिर जंग की हत्या कर देते हैं। और इसका तीसरा पुत्र बैठता है मुजफ्फर शाह का, निजाम मुल्क का, जो है सलाबत जंग। तो सलाबत जंग से जो बालाजी बाजीराव है 3 फरवरी 1760 को उदयगिरी का समझौता करते हैं। और उदयगिरी समझौता होने के बाद बालाजी बाजीराव को बीदर, औरंगाबाद, उसके बाद अहमदनगर, असीरगढ़, बुरहानपुर, ये सभी क्षेत्र जो है बालाजी बाजीराव को उदयगिरी समझौता के द्वारा जो है सलाबत जंग से मिल जाते हैं। बीदर, औरंगाबाद, अहमदनगर, असीरगढ़ और बुरहानपुर। तो आप देख रहे हैं कि लगभग समूचा जो दक्षिण भारत है उसके शिकंजे में आ गया। उसके बाद पंजाब तक की जो है इसकी सीमा फैल गई, उड़ीसा तक इसकी सीमा फैल गई। तो ये बहुत बड़ी साम्राज्य को यह फैला दिए बालाजी बाजीराव। राजपूताना के क्षेत्र में यह चौथ लेने में सफल हो गए। समूचा भारत के हर लगभग क्षेत्र में इनकी कब्जा हो गई, यहां तक कि दिल्ली पर भी इसका नियंत्रण हो गया था लगभग में। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली का शासक मराठा से रहम करम पर टिका हुआ है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का बार बार आक्रमण दिल्ली पर हो रहा है और वो मराठा से सहयोग मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि रघुनाथ राव क्या करते हैं। रघुनाथ राव जो है उस समय जब वो दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किए थे तो वहां पर आलमगीर द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, आलमगीर के द्वितीय के शासनकाल में वजीर प्रधानमंत्री गजाउद्दीन थे, जिसको इमाद मुल्क कहा जाता है, उसको अपना वजीर बनाए और रुहेला सरदार जो है नजमी दौला को सेनापति बनाते हैं अहमद शाह अब्दाली। रुहेला जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे, रुहेला सरदार मुस्लिम थे। रुहेला सरदार जो है नजमी उ दौला। यह क्वेश्चन आता है कि अहमद शाह अब्दाली अपना सेनापति दिल्ली में किसको बनाए थे? रुहेला सरदार नजमी दौला को बनाए थे। इसके बाद क्या होता है, रघुनाथ राव दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। गजाउद्दीन को फिर अपनी ओर बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको बार बार सहयोग मैं ही करूंगा, वो लोग बाहरी लोग हैं। और गजाउद्दीन फिर क्या करता है, यह सहयोग देता है, ठीक है आपको दिल्ली पर जो करना आप कीजिए। इसके बाद क्या करते हैं कि रघुनाथ राव जो है रुहेला सरदार नजमी दौला को दिल्ली के सेनापति से पद से हटा देते हैं और अपना सेनापति बनाते हैं, अपना प्रतिनिधि बनाते हैं अहमद शाह बंगस। अहमद शाह बंगस। और पानीपत का तृतीय युद्ध का एक कारण यह भी हो सकता है कि जो दिल्ली में एजेंट है, सेनापति है अहमद शाह अब्दाली, उसको हटा दिया जाता है और मराठा रघुनाथ राव क्या करते हैं, अपना सेनापति अहमद शाह बंगस को बनाते हैं और दिल्ली पर उसका नियंत्रण हो जाता है। रुहेला सरदार छिप के भाग जाते हैं, छोटे से जगह पर वो नुक जाते हैं और इसकी खबर अहमद शाह अब्दाली को लगती है। इसके बाद क्या होता है कि रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर धीरे धीरे पंजाब की ओर बढ़ते हैं और पंजाब और सरहिंद और लाहौर को जीतने का प्रयास करते हैं। और वहां अहमद शाह अब्दाली के पुत्र हैं तैमूर शाह। कौन है? तैमूर शाह सूबेदार है और तैमूर शाह को पराजित किया जाता है लाहौर सरहिंद की पंजाब की धरती पर। जो अहमद शाह अब्दाली के पुत्र होते हैं वो पराजित हो जाते हैं और जो रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर का कब्जा हो जाता है दिल्ली, लाहौर और पंजाब पर। तो ये कारण भी पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण बना कि तैमूर शाह पराजित हुए, उसके पुत्र लाहौर जो है पंजाब में, सरहिंद में, और फिर दिल्ली पर जो है सेनापति रुहेला सरदार जो है उसको हटा दिया जाता है, नजमी दौला को हटा दिया जाता है। तब अहमद शाह अब्दाली मन बनाते हैं कि अब निश्चित तौर पर हम युद्ध करेंगे और वो युद्ध पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है कि रुहेला सरदार भारत के तमाम सारे मुस्लिम को एकजुट कर देते हैं और लगभग पूरा भारत का मुस्लिम जो है शासक जो है रुहेला सरदार नजमी दौला की ओर जो है मिल जाता है। और अब जो है लड़ाई हो गई हिंदू वर्सेस मुस्लिम की तरफ। तो आप देख लीजिए
कि समूचा भारत के जो मुस्लिम है, यहाँ तक कि सफदरजंग भी हो या बड़े बड़े जो भी है, वो रोहेला सरदार की तरफ जो नजमी दौला मुस्लिम है वो पूरा संगठित हो जाता है। उधर अहमद शाह अब्दाली की बड़ी सेना आ जाती है और मिलके एक बहुत विशाल सेना हो जाता है। अब उसकी टक्कर होने वाली है संगठित मराठा सरदार बालाजी बाजीराव की सेना से, और वो युद्ध होगा पानीपत का तृतीय युद्ध। तो आप निश्चित तौर पर देखिए कि उस समय जब पूरा मुस्लिम एकजुट हो गए तो समूचा भारत का जो मुस्लिम है, यहाँ तक कि जो मराठा सरदार है, उसको एकजुट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारे राजपूताना जो क्षेत्र है, मराठवाड़ा का छात्र जो है सहयोग नहीं करते हैं। मराठा सरदार भी जो है बहुत हद तक उसको उतना साथ नहीं, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाते। पूरा हिंदू भारत का एकजुटता में थोड़ा सा अभाव देखने को मिलता है, और उधर मुस्लिम संगठित हो गए अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में, और एक विशाल युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, और उसमें बालाजी बाजीराव के जो अल्बेस पुत्र हैं उसका नाम है विश्वासराव, और मुख्य सेनापति है सदाशिव राव। तो मुख्य सेनापति सदाशिव राव है, विश्वास राव है मराठा की ओर से। इसके बाद मल्हार राव होलकर है, महाजी सिंधिया है, तानोजी सिंधिया है, इब्राहिम गार्गी है जो तोपखाना चला रहे हैं मराठा की ओर से। तो युद्ध होती है, भयंकर युद्ध होती है, और भयंकर युद्ध में विश्वास राव और सदाशिव राव दोनों मारे जाते हैं। मल्हार राव होलकर युद्ध मैदान को छोड़कर भाग जाता है। इब्राहिम गार्गी बहुत हद तक अब्दाली की सेना में भगदड़ करते हैं अपने तोपखाना से। जो मराठा की ओर से लड़ रहे थे इब्राहिम गार्गी, वो विशाल तोप को चलाते हैं, अंत तक वो भी सिलेंडर बोल देते हैं। मराठा की सेना में रसद पानी कम होने लगी, वो भूखे मरने लगे, यह भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद जो है महाजी सिंधिया बुरी तरह घायल होकर वो भाग गए, तानोजी सिंधिया मारे गए, विश्वासराव मारा गया, सदाशिव राव मारा गया, तानोजी सिंधिया मारे गए, इब्राहिम गार्गी मारा गया। मराठ का कोई ऐसा परिवार नहीं है जो मरा नहीं हो इस पानीपत के तृतीय युद्ध में। इसलिए इतिहास का जे.एन. सरकार कहते हैं कि यह जो पानीपत का तृतीय युद्ध इतना विनाशकारी हुआ कि मराठवाड़ा का क्षेत्र में हर परिवार से एक न एक व्यक्ति मरा है, और यह बहुत बुरी तरह यह जो है मराठवाड़ा क्षेत्र विनाश हो गया। दूसरा, पानीपत के तृतीय युद्ध में जो काशीराव पंडित जो इतिहासकार है वो प्रत्यक्ष करते हुए बताते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है एक मराठवाड़ा के क्षेत्र में मराठा के लिए एक प्रलयकाली सिद्ध हुआ। और जे.एन. सरकार इतिहास कहते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह तय किया कि अब शासन कौन करेगा, अब आगे का शासक कौन होगा, ये तय कर रहा है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जा रहा है, जो पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में इसका पूरा विनाश हो गया, और मराठा जो है शक्ति जो है वो शक्ति विहीन हो गई, और मुगल वस्तु शक्ति विहीन है। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड, मैं आपको बताया पानीपत के तृतीय युद्ध को। इसके बाद इसको मैं खत्म किया, बालाजी बाजीराव और पानीपत का तृतीय युद्ध। यह अब्दाली जीत लेता है, और अब्दाली वहां फिर अफगानिस्तान चला जाता है, लेकिन मराठवाड़ा वीरता से लड़े उसकी वो अब्दाली प्रशंसा भी करता है। और कुछ रोग के कारण इसी अफगानिस्तान की धरती पर जो है एशिया का उस समय सबसे बड़ा शक्तिशाली सेनापति अब्दाली माना जाता है। कुछ रोग के कारण इस अब्दाली की मृत्यु हो जाती है, और पूरा मराठवाड़ा का क्षेत्र विनाश हो जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अपने पुत्र भतीजा कई मराठा सरदार मरने के बाद बालाजी बाजीराव सदमे में आ जाते हैं, और सदमा में होने के बाद 23 जून 1761 को इस महान पेशवा बालाजी जो है बाजीराव नाना साहब का मृत्यु हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल आज बताया कॉन्सेप्ट से पूरी कहानी है। बार बार वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, नोट कीजिए, बच्चे को शेयर कीजिए, आगे आप बढ़ते रहिए। मैं निरंतर वीडियो दूंगा, हो सकता है एक दो रोज वीडियो मैं नहीं दूं, फिर जब मैं उसके बाद बाहर जा रहा हूं, आने के बाद फिर मैं निरंतर वीडियो आपको दूंगा। तो धन्यवाद।